देखिए, एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, जब नाश मनुष्य पर आता है पहले विवेक मर जाता है। यानी जब विनाश का काल आता है ना, तो सबसे पहले इंसान की अक्ल मारी जाती है। और आज की तारीख में इस कहावत पर अगर कोई सबसे सटीक बैठता है तो वह है देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ये वो शख्स हैं जिसकी वजह से आज पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है। पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर, पानी की बोतलें, जो हाथ में आ रहा है सब। चलो भाई पीछे, चलो पीछे। पीसफुल तो नहीं लग रहा है प्रोटेस्ट कहीं से भी हो। हजारों स्टूडेंट सड़कों पर हैं। राजधानी दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। संसद तक मार्च निकल रही है और ये आग बुझने की बजाय हर रोज भड़कती ही जा रही है। पुलिस रोक रही है। ये देखिए, ये देखिए लाठी चार्ज की धमकी ऊपर से दी जा रही है। लाठी चार्ज की, लाठी चार्ज। और इतना सब कुछ होने के बाद भी इन्होंने वो किया जो शायद बीजेपी की सारी गुडविल को खत्म कर रहा है। इन्होंने ना अपनी गलती मानी, ना इस्तीफा दिया, ना ही जनता का गुस्सा शांत करने की कोशिश की। उल्टा इन्होंने अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार को इस आग में झोंक दिया। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो भाजपा कभी दूसरों से ईमानदारी के नाम पर इस्तीफे मांगती थी, वो आज इन एक नेता को क्यों बचा रही है? ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान में कि मोदी तक इन्हें हटाने से कतरा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये, कैसे ये अकेले नेता अनजाने में ऑपोजिशन के हाथ में वो हथियार थमा रहे हैं जिसका सपना वो सालों से देख रहे थे। तो आइए इस वीडियो में ये सारी बातें करते हैं। देखिए, ये समझने के लिए कि बीजेपी ऐसे फेलियर वाले मिनिस्टर को भी क्यों नहीं हटा रही है, हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि धर्मेंद्र प्रधान आखिर हैं कौन और पार्टी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान कोई ऐसे नेता नहीं है जो सीधे चुनाव जीतकर जनता के वोट के दम पर ऊपर आए हों। ये असल में पार्टी के अंदर संगठन के आदमी हैं और बीजेपी जैसी आइडियोलॉजिकल पार्टी में संगठन का आदमी होना सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। ऊपर से धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के एक साधारण परिवार से आते हैं और एक ओबीसी चेहरा हैं। इनके पिता खुद बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, यानी ये भी एक राजनीति वाले परिवार से आते हैं। कॉलेज के दिनों में ही ये एबीवीपी से जुड़ गए थे, जो कि आरएसएस का एक छात्र संगठन है। यानी कि ये कोई बाहर से पैराशूट से टपके हुए नेता नहीं है, बल्कि शुरू से ही संघ और पार्टी से जुड़ी हुई सोच के इंसान है। और यहीं से इनका असली सफर शुरू हुआ। धर्मेंद्र प्रधान ने सालों तक पार्टी के लिए जमीन पर काम किया है और इसी वजह से इनको अलग अलग राज्यों में चुनाव का इंचार्ज बनाया गया है, बिहार से लेकर कर्नाटक तक और उत्तराखंड से लेकर झारखंड तक। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने उड़ीसा के अंदर बीजेपी को खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जहां कोई पार्टी का नाम लेवा तक नहीं था। बेसिकली ये वो नेता हैं जिन्होंने पार्टी को वोट दिलवाए, संगठन खड़ा किया और सालों तक बिना किसी शोर के पर्दे के पीछे रहकर मेहनत करते रहे। और राजनीति के अंदर ऐसा वफादार आदमी जो जमीन पर काम भी करे और बगावत भी ना करे, बहुत मुश्किल से मिलता है। इसीलिए पार्टी के अंदर इनकी पकड़ इतनी गहरी है। और भाई साहब, इसी मेहनत का इनाम इनको मिलता भी रहा है। जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उसके बाद से ही धर्मेंद्र प्रधान को एक के बाद एक बड़े बड़े मंत्रालय मिले हैं। पहले इनको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री मिली, जो कि देश की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज में से एक है। इस मिनिस्ट्री के अंडर इन्होंने उज्ज्वला योजना को आगे बढ़ाया था, जिसके तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिले थे और इसी वजह से इनको उज्ज्वला मैन तक कहा जाने लगा था। फिर इसके बाद इनको स्टील मिनिस्ट्री मिली, स्किल डेवलपमेंट मिला और इसके बाद 2021 में जाकर देश ने इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। यानी एक ओबीसी चेहरा, अपने राज्य उड़ीसा के अंदर बड़ा नाम और संगठन का एक भरोसेमंद आदमी, ये तीनों ताकत एक इंसान के अंदर इकट्ठा हो गई थी। जाति, राज्य और संगठन, तीनों तराजू पर यह आदमी भारी बैठ रहा था। और यही तीन वजह हैं जिनकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान पार्टी के लिए इतने जरूरी हो जाते हैं। और यही वजह है कि इतने बवाल के बाद भी मोदी इनको हटाने से हिचक रहे हैं। पर यहीं पर इस पूरी बात का सबसे बड़ा ट्विस्ट भी है, क्योंकि जिसे पार्टी अपनी सबसे बड़ी मजबूत कड़ी समझकर बचा रही है, आज वही आदमी पार्टी की सबसे कमजोर नस बन चुकी है। जो आदमी कभी पार्टी की एक बड़ी ताकत था, आज वही पार्टी का सबसे बड़ा बोझा बन गया है। और इसकी वजह है इनकी अपनी मिनिस्ट्री के अंदर हुई वो नाकामियां, जिन्होंने देश के करोड़ों वोटर्स का भरोसा तोड़ा है। देखिए, किसी भी एजुकेशन मिनिस्टर का सबसे पहला और सबसे बड़ा काम एक ही होता है, ये पक्का करना, ये सुनिश्चित करना कि देश की परीक्षाएं साफ सुथरे तरीके से हो जाएं और किसी भी बच्चे की मेहनत के साथ धोखा ना हो। और ठीक यही एक काम धर्मेंद्र प्रधान बार बार करने में नाकाम रहे। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है नीट।
ये वो परीक्षा है जिसे हर साल करीब 24 लाख बच्चे देते हैं डॉक्टर बनने का सपना लेकर। इनमें से बहुत से बच्चे सालों तक दिन रात एक करके पढ़ते हैं, कोटा जैसे शहरों में छोटे छोटे कमरों में बंद रहते हैं, अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई और अपनी जवानी के सबसे अहम साल इस एक परीक्षा के लिए लगा देते हैं और उसी नीट का पेपर लीक हो जाता है। जिस देश में डॉक्टर बनने के लिए एक बच्चा 3-3 साल मेहनत करता है, उस देश में वो पर्चा परीक्षा से पहले चंद पैसे वालों के हाथ में पहुंच जाता है। यानी एक ईमानदार बच्चा जो हॉल में सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर बैठा हुआ था, वो उस बच्चे से हार गया जिसने पर्चा पहले खरीद लिया था, जिसके पास पैसा था। यह सिर्फ एक परीक्षा में सेंध नहीं थी, यह लाखों बच्चों के भरोसे का कत्ल था। और मामला यहां पर नहीं रुका। इस लीक की वजह से कई बच्चों की सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई और उनमें से कुछ बच्चों ने तो निराशा में अपनी जान तक दे दी। ये इस पूरी नाकामी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है और यही वो पार्ट है जिसे कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री कभी भूल ही नहीं सकता। पर हैरानी की बात यह है कि जब पूरे देश में इसको लेकर स्टूडेंट्स में, इवन बीजेपी के खुद के वोटर्स में इसको लेकर गुस्सा था, तब प्रधान जी का जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि पेपर लीक तो बस 1-2 जगह पर हुआ है और परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी जिस जख्म पर पूरे देश के बच्चे तड़प रहे थे, मंत्री जी उस पर मरहम लगाने की बजाय उसे मामूली बताकर आगे बढ़ गए। और नीट कोई अकेली नाकामी नहीं थी, इसके साथ ही यूजीसी एनईटी नाम की भी एक और बड़ी परीक्षा हुई जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों की योग्यता तय करती है और जिसे 9 लाख से ज्यादा बच्चे देते हैं। और इस परीक्षा के होने के अगले ही दिन सरकार को खुद मानना पड़ा कि इसमें भी गड़बड़ी थी और पूरी परीक्षा को रातों रात रद्द कर दिया गया। परीक्षा हुई शाम को, रद्द हो गई रात को। अरे इतनी जल्दी तो केजरीवाल नहीं पलटता है भाई साहब, जितनी जल्दी सरकार की परीक्षाएं रद्द हो रही थी। और इससे बड़ा मजाक किसी भी परीक्षा प्रणाली का शायद ही कोई हो। इस पूरे बवाल के बाद खुद सरकार ने इसरो के पूर्व चीफ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक बड़ी सी कमेटी बनाई ताकि परीक्षा प्रणाली को दोबारा से ठीक किया जा सके। इस कमेटी ने पूरे के पूरे मैटर को ढंग से देखा और कोई हल्की फुल्की सलाह नहीं दी, बल्कि पूरे 101 ठोस सुझाव दिए, जैसे पर्चे को डिजिटल और एन्क्रिप्टेड तरीके से भेजना ताकि रास्ते में कोई हाथ ना लगा सके, बायोमेट्रिक से बच्चों की जांच की जाए और एनटीए नाम की उस संस्था का पूरा ढांचा बदलना जो ये परीक्षाएं करवाती है। यानी सरकार के पास बीमारी का इलाज लिखित में हाथ में आ चुका था। पर हुआ क्या? ये सारे के सारे सुझाव ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। अरे अगर आपको सुझाव मानने ही नहीं थे तो कमेटी बनाई क्यों? किसी ने उन्हें गंभीरता से लागू ही नहीं किया और इसका नतीजा वो निकला जो किसी भी जिम्मेदार मंत्री के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात होनी चाहिए। साल 2026 में ठीक वही नीट का पेपर दोबारा लीक हो गया। इस बार परीक्षा से 42 घंटे पहले एक गेस्ट पेपर बाजार में घूम रहा था जिसके 100 से ज्यादा सवाल असली पर्चे से मिल गए और आखिर में पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। और तो और लेटेस्ट में अब सीबीएसई की कॉपी जांचने में भी गड़बड़ी सामने आ चुकी है। सीयूईटी जैसे एग्जाम्स तक में स्टूडेंट्स को इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़ रही है। यानी एक एजुकेशन मिनिस्टर के पास बच्चों का भरोसा तोड़ने के जितने रास्ते हो सकते थे, इन्होंने लगभग हर रास्ते का उपयोग कर लिया। और इन सब नाकामियों के पीछे केवल एक ही संस्था बार बार सामने आ रही थी, जिसका नाम है एनटीए, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये वही सरकारी संस्था है जो ये सारी बड़ी परीक्षाएं करवाती है और ये सीधे प्रधान जी के मंत्रालय के अंडर आती है। अब देखो, एक बात यहाँ पर साफ साफ कह देनी चाहिए कि नाकामियां किसी से भी हो सकती हैं। कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता। अगर प्रधान सामने आकर ये मान लेते कि हाँ हमारे यहाँ बड़ी गड़बड़ी हुई है, हम उसे जड़ से ठीक करेंगे, तो शायद जनता उन्हें माफ कर देती, क्योंकि जनता गलती माफ कर देती है पर ठिठई माफ नहीं करती। पर प्रधान जी ने क्या किया? ठीक इसका उल्टा किया और यहीं से इन्होंने पार्टी को असली नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। देखिए, पहले तक जो कुछ भी हुआ था ना, वो सिर्फ एक मिनिस्ट्री की नाकामी थी, पर इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसने इस नाकामी को बीजेपी के गले की हड्डी बना दिया है। और ये 3 तरीके से हुआ है। पहला तरीका,
धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी गलती मानने के बजाय इस्तीफा देने से ही इंकार कर दिया। और रेजिग्नेशन ना देना इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी राजनीति ही इस बात पर खड़ी की थी। 2014 में जब ये सत्ता में आई थी तो इसने कांग्रेस को यही कहकर घेरा था कि देखो इतने बड़े बड़े घोटाले करने के बाद भी ये मंत्री जो है वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक जमाना था जब इस देश के अंदर एक रेल हादसा होने पर लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता ये कहकर इस्तीफा दे देते थे कि हादसा मेरी टाइम में हुआ है तो मेरी जिम्मेदारी है। नीतीश कुमार तक ये कर चुके हैं। यही असली जिम्मेदारी होती थी और बीजेपी ने खुद को इसी पुरानी ईमानदार सोच का वारिस बताया था। वादा किया था कि हम अलग हैं, हम जिम्मेदारी लेंगे। पर भाई साहब हकीकत इससे उलट है। हुआ एक्चुअली में ये कि 2017 में जब लगातार रेल हादसे हो रहे थे तब रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन इनका रेजिग्नेशन लेने के बजाय सरकार ने उनको रोक लिया था और बस उनकी मिनिस्ट्री को चेंज कर दिया था। यानी बीजेपी ने इस पर्टिकुलर सरकार के इतिहास में भी जब एक मंत्री खुद जिम्मेदारी लेने को तैयार था तब पार्टी ने उसकी जिम्मेदारी कबूल ही नहीं की थी। और आज धर्मेंद्र प्रधान के मामले में तो पार्टी एक कदम और आगे निकल चुकी है। यहाँ मंत्री खुद इस्तीफा देने को तैयार नहीं है और पार्टी उसको बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ी है। यानी जो पार्टी दूसरों की कुर्सी हिलाकर सत्ता में आई थी वो आज कुर्सी बचाने के लिए अपनी सालों की बनाई हुई इज्जत को दांव पर लगा रही है। और जनता जो है वो भाई साहब इस डबल स्टैंडर्ड को साफ देख रही है। लोग पूछ रहे हैं कि जो नियम कल तक दूसरों पर लागू होता था वो आज तुम पर लागू क्यों नहीं हो रहा है। इसके बाद आता है दूसरा तरीका और ये इनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इन्होंने ऑपोजिशन को वो मुद्दा थमा दिया जो असल में उनके पास कभी था ही नहीं। पढ़ाई, परीक्षा, बच्चों का भविष्य, ये मुद्दे कभी लेफ्ट या कांग्रेस के सबसे मजबूत मुद्दे नहीं थे। ये असल में वो जमीन थी जिस पर बीजेपी का दावा सबसे मजबूत होता था। पर धर्मेंद्र प्रधान की नाकामी ने वो पूरी जमीन उठाकर ऑपोजिशन की गोद में रख दी है। आज हालात ये हैं कि इस मुद्दे पर एक नया आंदोलन तक खड़ा हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक यूथ मूवमेंट जिसको कहा जा रहा है और जिसको एक ऐसा शख्स चला रहा है जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुका है। इनके साथ एसएफआई और एआईएसए जैसे तमाम लेफ्ट छात्र संगठन आकर जुड़ गए हैं और फिर इसमें सोनम वांगचुक जैसे लोग भी कूद पड़े हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को और मास अपील दे दी है। धीरे धीरे ये मूवमेंट बड़ा होता गया और इसको नेशनल मीडिया में जगह मिलने लग गई और देखते ही देखते पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम जो सालों से किसी बड़े मुद्दे की तलाश में भटक रहा था वो इस एक मुद्दे पर आकर एकजुट हो गया है। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगा है बल्कि धीरे धीरे अपने निशाने को ऊपर सरकाते हुए सीधा मोदी के रेजिग्नेशन की मांग तक आ गए हैं। बेसिकली धर्मेंद्र प्रधान की एक जिद ने, उसकी कुर्सी के मोह ने ऑपोजिशन को एक जीता जागता मुद्दा दे दिया है जिसके सहारे वो सीधा मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। यानी कि जिस आग को शुरुआत में रेजिग्नेशन की एक बाल्टी पानी से बुझाया जा सकता था, इन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में उस आग को पूरी सरकार तक फैलने दिया है। इसके बाद आता है तीसरा तरीका जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा है और वो ये है कि इस पूरे मामले से बीजेपी का अपना कोर वोटर खिसक रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि नीट या फिर एनईटी और बाकी जो परीक्षाएं लीक हो रही हैं वो कौन देता है। मिडिल क्लास के वो बच्चे जो पढ़ लिख कर डॉक्टर, प्रोफेसर या फिर किसी और नौकरी में जाना चाहते हैं। और इनके माँ बाप कौन हैं? वही मिडिल क्लास परिवार जो अपने सारे बच्चों की कमाई को पढ़ाई में झोंक देते हैं इस उम्मीद में कि बच्चा एक दिन उनका नाम रोशन करेगा। और एग्जैक्टली यही वो लोग हैं जो सालों से बीजेपी का सबसे मजबूत वोट बैंक रहे हैं। यही वो एस्पिरेशनल इंडिया है जो मेहनत में यकीन रखता है, जो सिस्टम में यकीन रखता है और जिन्होंने मोदी पर आंख मूंद कर भरोसा किया है। सीधी बात कहूं तो बीजेपी का सबसे लॉयल वोटर वही है जो लाइन में लगकर ईमानदारी से परीक्षा देता है और धर्मेंद्र प्रधान ने ठीक उसी वोटर के पीठ में छुरा घोंप दिया है। आज इसी वर्ग के बच्चे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इनके माँ बाप गुस्से में हैं। इनकी शिकायत सीधी सी है कि हमारे बच्चे की मेहनत एक लीक हुए पर्चे में बह गई और जिस मंत्री की जिम्मेदारी थी वो माफी भी नहीं मांग रहा और कुर्सी भी नहीं छोड़ रहा है। और जब आपका अपना सबसे लॉयल वोटर बेस आपका मुंह तोड़ने लगे तो उससे बड़ा खतरा किसी पार्टी के लिए कुछ नहीं हो सकता। बाहर का दुश्मन कभी आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना वो आदमी जिसका आपसे भरोसा उठ गया है। और धर्मेंद्र प्रधान अपनी नाकामी और अपनी जिद से एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। एक तरफ इन्होंने पार्टी की छवि को दाग लगाया है और दूसरी तरफ ऑपोजिशन को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है, ताकत दे दी है। और तीसरी तरफ ये अपनी पार्टी के खुद के वोटर को दूर धकेल रहे हैं। यानी एक अकेला नेता तीन तरफ से अपनी ही पार्टी की जड़ें काट रहा है। देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब पूरे देश में गुस्सा है तब भी बीजेपी जैसी सोच समझकर चलने वाली पार्टी धर्मेंद्र प्रधान को हटा क्यों नहीं रही है। आखिर इनकी अपनी क्या मजबूरी है? तो इसके पीछे ना दो कारण हैं। पहला कारण है गलत चलन सेट करने का डर। यानी बीजेपी का मानना यह है कि अगर आज एक पेपर लीक पर प्रधान का इस्तीफा ले लिया तो कल को हर छोटे बड़े मुद्दे पर ऑपोजिशन किसी ना किसी मंत्री का इस्तीफा मांगने लगेगी और इस्तीफा नहीं दिया तो फिर वही प्रोटेस्ट, वही सब कुछ। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अगर एक बार दबाव में झुक गए तो फिर बार बार झुकना पड़ेगा। इसीलिए पार्टी को लगता है कि आज एक बार की बदनामी झेल ले
उस दरवाजे को खोलने से बढ़िया तो यही है। अब देखो यहाँ पर मैं बीजेपी का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, अपना खुद का ओपिनियन या अपना खुद का पर्सपेक्टिव नहीं बता रहा हूँ। फिर दूसरे कारण पर आते हैं। जो दूसरा कारण है वो सीधे मोदी जी से जुड़ा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान, उनको मंत्री बनाने वाला कौन था? मोदी जी खुद थे। अब अगर ये मंत्री नाकामी का ठप्पा लेकर हटता है तो सवाल सीधे मोदी जी पर आते हैं कि आपने ऐसा आदमी चुना ही क्यों? यानी एक मंत्री का इस्तीफा घूम फिरकर खुद प्राइम मिनिस्टर की इज्जत पर सवाल बन जाएगा, और इसीलिए पार्टी एक इस्तीफे को इतना बड़ा मानकर चल रही है। देखो मेरे विचार में यहाँ पर भाजपा को क्या करना चाहिए था? एक बैठक बुलानी चाहिए थी, और उस बैठक में मंत्रियों के जो डेजिग्नेशंस थे, मंत्रियों की जो प्रोफाइल्स थी, उनको चेंज कर देना चाहिए था। यानी इस मिनिस्टर को इस मिनिस्ट्री में डाल देना चाहिए था और इस मिनिस्ट्री के बंदे को दूसरी मिनिस्ट्री में। इस शफलिंग में धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी प्रोफाइल देकर एजुकेशन मिनिस्ट्री से हटाया जा सकता था और इस्तीफे की बात भी नहीं होती और लोगों में गुस्सा भी नहीं होता। अब चलिए वापस से पार्टी के पर्सपेक्टिव पे आ जाते हैं। तो पार्टी को ये वाला गणित समझ में आता है, पर यही इनसे सबसे बड़ी चूक भी हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ इन्हें आज फायदे की लग रही है वो असल में इन्हें अंदर ही अंदर सबसे बड़ा नुकसान भी पहुंचा रही है। ज़रा याद करो, कांग्रेस गिरी क्यों थी? कांग्रेस इसलिए नहीं गिरी थी कि उसने काम नहीं किया था, बल्कि इसलिए गिरी थी क्योंकि उसके मंत्री कुर्सी से चिपके रहते थे, अपनी गलती नहीं मानते थे और यही सोचते थे कि अभी ये मुद्दा बहुत गर्म है, फिर जनता थोड़े दिन में भूल जाएगी और फिर सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जनता कुछ नहीं भूली, जनता ने कुछ नहीं किया, वो चुपचाप देखती रही और फिर एक दिन वोट की चोट से सब उखाड़ फेंका, और ऐसा उखाड़ा कि वापस वो उठ नहीं पाए। और बीजेपी उसी कांग्रेस की इसी आदत के खिलाफ खड़ी होकर सत्ता में भी आई थी। भाजपा का तो सबसे बड़ा वादा ही ये था कि हम लोग अलग हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं, कुछ गलती होगी तो वो हमारी जिम्मेदारी पर होगी। पर आज एक कुर्सी बचाने के चक्कर में ये उसी रास्ते पर बढ़ते दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि यह पूरा मामला एक ऐसे वोटर से जुड़ा हुआ है जो बीजेपी की जान है, जो बीजेपी का खुद का वोटर है, यानी पढ़ने लिखने वाला मिडिल क्लास। आज भले ये मुद्दा थोड़ा ठंडा पड़ जाए, पर परीक्षा देने वाले करोड़ों बच्चे और उनके माता पिता ये बात हमेशा याद रखेंगे कि जब उनके साथ धोखा हुआ था तो सरकार ने उनकी सुनने की बजाय अपने मंत्री को बचाया था। और ये बात ना आज नहीं तो कल, यूपी के चुनाव में नहीं तो पंजाब के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में नहीं तो 2029 में इस पार्टी पर भारी पड़ सकते हैं। क्योंकि सरकारें विरोधियों के हमले से नहीं गिरती हैं, वो तब गिरती हैं जब उनका अपना भरोसेमंद वोटर, उनका कोर वोटर चुपचाप मुंह मोड़ लेता है। और इसीलिए अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं, सवाल अब यह है कि बीजेपी आज एक छोटी बदनामी से बचने के चक्कर में कहीं अपने सबसे बड़े वोटर का भरोसा हमेशा के लिए तो नहीं दांव पे लगा रही है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? क्या धर्मेंद्र प्रधान को अब इस्तीफा देना चाहिए? और क्या बीजेपी का इन्हें इस तरीके से बचाना उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।